इससे ज्यादा तुम नहीं जान सकोगे। अगर तुमको चार्ली से जरा भी हमदर्दी है तो उसे इसी जगह पहुंचाना जिसका तुमने जिक्र किया है। तुमने अपना इरादा बदल दिया तो इसके बचने की मुहूम उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। क्या तुम इसकी मदद के लिए वहां पहुंचोगे? मैंने सवाल किया। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। उसका लहजा सर्द और रूखा हो गया। फिर भी मैं वहां पहुंचने का वादा नहीं कर सकता। तुम्हारे नजदीक इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं है। क्या पता कि तुम मुझसे पहले इन इतराब में पहुंच जाओ और मुझे अपनी गोली का निशाना बना दो। एक गवाह मर जाएगा और चार्ली तुम्हारे हाथ आ जाएगा। मैं ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारा बाल भी बीका नहीं होगा। मैं तुम्हारे किसी वादे पर एतबार नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह मुझको भी अपनी जिंदगी अजीज है। मुझे इसी मुल्क में रहना है और मरना जीना है। मैंने चार्ली से हमदर्दी करके एक बड़ी गलती की है। मुझे अंदाजा होता कि तुम लोगों की सोच इस कदर खुद गर्जाना है तो मैं हरगिज इससे मुंह न लगाता। वो मुझे देखकर भाग रहा था तो मैं इसे भाग जाने देता, जबरदस्ती पकड़कर अपने गले का हार न बनाता। अब मैं इस गलती का अजाला करूंगा। वो किसी तरह अपने अजाइम का इजहार करने पर आमादा नहीं था। मैं उसे यह बावर कराने में किसी हद तक कामयाब हो गया था कि एक पाकिस्तानी होते हुए भी मुझे मजहब की बुनियाद पर इन दोनों से हमदर्दी हो गई थी। लेकिन वो फिर भी बहुत मोहतात था। मुझे पहले से अंदाजा था कि किसी पेशावर रुखाग एजेंट को शीशे में उतारना आसान काम नहीं था, लेकिन राब्ते की एक सहूलत हाथ आ जाने के बाद इससे फायदा उठाने की कोशिश न करना कुफरान नेमत का मुतरादिफ था। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन कामयाबी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अल्फा गुफ्तगू को तूल देना चाह रहा था, मगर मैंने एक मरहले पर वो सिलसिला मुनक़ता कर दिया। तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अल्फा से गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हो जाने पर अव्वल खान ने सताइशी लहजे में कहा, मुझे सुल्तान शाह पर हैरत है, ये अपने हल्क से कैसी अजीब हैवानी आवाजें निकाल रहा था। मैं काम कर रह गई थी, वीरा बोली। फिर वो बराह रास्त सुल्तान शाह से मुखातिब हो गई। तुमने मदारियों जैसी ये हरकतें कहाँ से सीखी हैं? ये सब तुम्हारी सोहबत का फैज है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसी भी मकसद चीखो पुकार मेरे बस से बाहर है। मैं दो टोक फैसला करके आर या पार कर देने की आदी हूँ। दुश्मन की चापलूसी और चक्करबाजियां मेरे मिजाज से मेल नहीं खाती। ये तुम्हारे और डैनी के शोबदे हैं, तुम ही को मुबारक हो। वीरा ने कहा, तुम किसके राज से क्रेन का बंदोबस्त कर रहे हो? मैंने इन दोनों की गुफ्तगू को नजरअंदाज करते हुए अव्वल खान से पूछा। कई गैराज हैं जो दिन रात क्रेन सर्विस मुहैया करते हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? अव्वल खान की मुतजस्सिस निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। 1:30 बजने वाला है, तुम क्रेन की बात कर लो, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर मैंने अपनी जगह छोड़ दी। तुम अभी तक अपने इरादे पर अड़े हुए हो? वीरा ने संजीदगी से पूछा। मैं सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ हो लिया। मुझे खुशी थी कि वो चारों मेरे लिए फिक्रमंद थे। मैंने अपने ज़हन में माजी करीब के तमाम तरवाक़यात खंगाल डाले थे और मैं मुतमईन था कि मेरा किसी भी रूप में सोबराज से सामना होने की नौबत नहीं आई थी। मैं डैनी की हैसियत में उससे 12 फोन पर गुफ्तगू करता रहा था। इब्तदाई बेअतमादी के बाद रफ्ता रफ्ता उसे ये यकीन हो गया था कि मैं इसका बदख्वाह नहीं था। ये उसके एतमाद की इंतहा थी कि उसने हादसे में तबाह होने वाली स्याह आकार्ड की बाजियाबी के लिए मुझसे रुजू किया था। इसके बावजूद वो मुझसे हमेशा गुरेजा रहा था। वो मेरी आवाज़ अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन मेरा सूरत आशना नहीं था। ये मेरी किस्मत की खूबी थी कि मेरे बदतरीन दुश्मनों के पास भी मेरी कोई तस्वीर थी और नामुसद्दिका फिंगरप्रिंट्स। सोबराज के लिए यह नामुमकिन था कि मुझे देखकर वो मुझे पहचान लेने में कामयाब हो सके। मेरा दूसरा रूप कर्नल दावर का था। मैं इस रूप में राजमहल जा चुका था। वहाँ मेरी सुनील से मुलाकात हुई थी। इन दिनों सोबराज अपने घर में नहीं था, इसलिए उससे मेरा सामना होने की नौबत नहीं आई थी। मैं कर्नल दावर बनकर अमेरिकी इदारों के मुतअद्दिद एहलकारों से मिल चुका था, जिनमें CIA का टाम भी शामिल था। मैंने कर्नल दावर के बहरूप को इतनी कामयाबी से निभाया था कि इनमें से किसी को मेरी असलियत पर जरा भी शुबा नहीं हो सका था। जाहिर तौर पर इस अमर का कोई खदशा नहीं था कि सोबराज मुझे देखते ही पहचान लेता। बिलफर्ज मुहाल ऐसा हो भी जाता तो इस सूरत में मेरे लिए कोई फौरी खतरा हरगिज़ दरपेश न होता। मैं इसका खैरखवाह बना हुआ था। अंदाज जरा बदल जाता, लेकिन मेरे प्रोग्राम में कोई खलल न पड़ता। सोबराज की पोजीशन उसके बरक्स थी। वो दुनिया को कोई भी बहरूप बदल लेता, उसके लिए अपनी नाक की खमदार बनावट को छुपाना नामुमकिन था। उसकी नाक उसकी पहचान का एक कुदरती इश्तिहार बनी हुई थी। इसे हजारों की भीड़ में अलग से पहचाना जा सकता था। यही वजह थी कि वो मंजर आम से गायब होकर इंतहाई सख्त रोपोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। अपनी डाढ़ की तकलीफ से मजबूर होकर उसने अपनी कमीनगाह से बाहर निकलने की गलती की थी और वीरा की उकाबी नजरों में आ जाने के सबब एक मुश्किल से 2-4 हो चुका था। मैं अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आया तो अव्वल खान ने बताया कि क्रेन 2 बजे तक तबाहाल कार के पास पहुंचकर मेरा इंतजार करेगी। इंसान अपनी मनसूबाबंदियों में हर अहम नुक्ते पर जरूरत से ज्यादा दिमाग सोजी करता है, लेकिन बाज़ छोटी बातों को यकसर नजरअंदाज कर देता है। इस वक्त मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने इन सब के इसरार के बावजूद किसी को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी रवानगी का मरहला आया तो मैं सोच में पड़ गया।
घर से काली अकाड़ तक पहुंचना कोई बड़ा मरहला नहीं था। मैं टैक्सी लेकर आराम से वहां पहुंच सकता था और काली अकाड़ में बैठकर क्रेन के सहारे इस ठिकाने तक पहुंच जाता जिसका सुराग गाड़ी के डैशबोर्ड में मौजूद कागजात से मिलता। सोबराज ने मुझे सिर्फ इतना बता दिया था कि स्याह अकाड़ वाला डिफेंस के इलाके में रहता था। इसका तफसीली पता कागजात में दर्ज था। डिफेंस का रहायशी इलाका मेरे लिए अजनबी नहीं था। वो शहर के मुतमव्विल और आसूदा हाल लोगों की एक पुरसकून आबादी थी, जहां मेहनत की रोजी कमाने वाले ताजरों और सनतकारों से लेकर सरकारी अफसरान तक हर तबके के खुशहाल लोग पुरअमन बकाए बहामी के सुनहरे असूल के तहत अपनी चार दीवारी में रहते हैं। डिफेंस के कमर्शियल इलाकों के फ्लैटों को छोड़कर वहां के हर मकान में रहने वाले अपने अपने सवारी के वसाइल रखते हैं। ट्रांसपोर्ट में लोगों की खुद कफालत की वजह से आबादी के अंदरूनी हिस्सों में रिक्शे नायाब हैं। बड़ों के घर आने वाले छोटे लोग इस इलाके में दाखिल होने के लिए ऑटो रिक्शे जैसी सवारी को हद तक अमेज तस्वुर करते हैं और जेब पर नागवार बोझ पड़ने के बावजूद टैक्सी को तरजीह देते हैं। पर टैक्सियां भी भूले भटके नजर आती हैं। किस्मत की खूबी के बना पर ही किसी प्यादे को बरवक्त चार पहियों वाली वो सवारी मुयस्सर आ सकती है, वरना दूसरी सूरत में तवील मुसाफत तय करके किसी मेन रोड पर पहुंचने बगैर किराए की सवारी का हसूल नामुमकिन होता है। मसला सिर्फ गाड़ी पहुंचाने का होता तो मैं वो काम पूरा करके क्रेन ड्राइवर के साथ किसी मुनासिब मकाम तक वापस आ सकता था। अपने मुहिम जोयाना मकासद के लिए मैं सुस्त रफ्तार क्रेन पर इन्हिसार नहीं कर सकता था। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि इस ठिकाने पर पहुंचने के बाद मुझे कैसे हालात से दो चार होना पड़ता और वापसी में क्या सूरत हाल दरपेश होती। किसी हंगामी सूरत हाल में क्रेन पर वापसी मेरे लिए मौत का फंदा साबित हो सकती थी। यह जरूरी था कि इस मुहिम के लिए अपनी गाड़ी मौजूद हो। मैंने शहर में बहुत सी नुकसान ज़दा गाड़ियां क्रेन के पीछे जाती हुई देखी थी। इसके लिए गाड़ी में किसी का मौजूद होना जरूरी नहीं था। मेरी गाड़ी का बायां दरवाजा पिचक चुका था। सोबराज ने भी सफेद गाड़ी का जिक्र किया था। वो मौजूद होता तो मेरी गाड़ी को देखते ही शक व शुबे का शिकार हो जाता। मैंने खड़े खड़े इस सारी ऊंच नीच का जायजा लिया, फिर अव्वल खान से मुखातिब होकर कहा, मेरी गाड़ी पहचानी जा सकती है, इजाजत हो तो मैं तुम्हारी कार ले जाऊं? शौक से अव्वल खान ने तेजी से अपनी जेब से चाबी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा थी। मैंने वो चाबी सुल्तान शाह को दे दी। मेरे साथ आओ, गाड़ी तुम चलाओगे। मेरी गैर मुतवक्का हदायत पर सुल्तान शाह के चेहरा मुसर्रत से दमक उठा। मैं जूते पहनकर 1 मिनट में आता हूँ। उसने उठकर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा थी। वीरा और गजाला को भी इस नए फैसले पर हैरत थी। मैंने हैरान छोड़कर बाहर निकला तो सुल्तान शाह जूते पहनकर मुझसे पहले गाड़ी तक पहुंचा हुआ था। तुमने अचानक अपना इरादा क्यों बदल दिया? घर से कुछ दूर निकल आने के बाद सुल्तान शाह से रहा नहीं गया और वो सवाल कर बैठा। डिफेंस के रहायशी इलाके में इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं होगी, अपनी गाड़ी का होना जरूरी है, मैंने कहा। मेरा जवाब तिचना था, लेकिन सुल्तान शाह सर हिलाकर मुतमईन हो गया। इसके लिए यही बात काफी थी कि इस मुहिम में मेरे साथ शामिल होने में वो कामयाब हो गया था। शहर पर रात का सन्नाटा मुहित हो चुका था। सड़कें खासी सुनसान पड़ी हुई थी। हमारी गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही। पर्ल कॉन्टिनेंटल और शेरटन की दरमियानी सड़क से गुजरकर हम PIDC हाउस के करीब वाक़े पुल पर चढ़े और उसे अबूर करके मौलवी तमीजुद्दीन खान रोड पर उतर गए। इस इलाके में जरूरत से ज्यादा सन्नाटे का राज था और कुशादा सड़क दूर तक वीरान नजर आ रही थी। इस सड़क पर वाक़े अकलौते क्रॉसिंग से आगे निकलते ही मुझे काली अकाड़ नजर आ गई। वो कुछ दूर सड़क से नीचे खड़ी हुई थी। इसके आगे एक ब्रेक डाउन व्हीकल मौजूद थी। क्रेन वाला हमसे पहले वहां पहुंच चुका था। सुल्तान शाह ने मुनासिब फासले से अपनी गाड़ी की रफ्तार घटानी शुरू की और फिर उसे आहिस्तगी से अकाड़ के पीछे रोक दिया। अकब से वो गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी। हम अपनी गाड़ी से उतरकर ताकतवर इंजन वाली डीजल पिकअप की तरफ बढ़े, जिसके अकवी हिस्से पर गाड़ी को सड़क से उठाकर खींचने वाले हालात नस्ब थे। तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो गाड़ी वाकई बुरी तरह तबाह हुई थी। ब्रेकडाउन व्हीकल ड्राइवर गैर तालीम याफ्ता लेकिन मुहज्जब आदमी था। हमारे पहुंचने तक उसने अकाड़ को हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने गाड़ी के डैशबोर्ड का खाना खोलकर कागजात का लिफाफा निकाला और दरवाजा बंद करके ड्राइवर को गाड़ी उठाने की हदायत दी थी। कागजात पर सरसरी नजर डालने पर मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डॉक्टर सादिक अहमद के नाम पर था। वो वही डेंटल सर्जन हो सकता था जिसके क्लिनिक से वापसी पर सोबराज वीरा की नजरों में आया था। मैंने कागजात लिफाफे में डाले और सुल्तान शाह के हवाले कर दिए। इन्हें एहतियात से अपनी गाड़ी में रख दो। इस दौरान में ड्राइवर अकाड़ के दोनों अगले टायर आहनी झूले में फंसाकर बहुत फुर्ती के साथ सड़क से कई इंच ऊपर उठा चुका था। मैंने उसे डॉक्टर सादिक अहमद के पते से आगाह किया और तयशुदा मुआवजे से 200 रुपए जायद उसके हवाले कर दिए। उसने झुककर अदब से मेरा शुक्रिया अदा किया और अपनी पिकअप की ड्राइविंग सीट संभाल कर इंजन स्टार्ट कर लिया। इससे पहले वो अकाड़ का गियर और हैंड ब्रेक चेक कर चुका था।
सड़क कुशादा होने के बावजूद एक गाड़ी के साथ दूसरी से यू टर्न लेना नामुमकिन था। पिकअप को रिवर्स करने की सूरत में अकार्ड को मजीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। ड्राइवर को इनाम की रकम पेशगी मिल चुकी थी, इसलिए वो मोहतात था। वो सीधा चल दिया और हमारी गाड़ी उसके पीछे हो ली। अगला कट इस मकाम से बहुत दूर था। वहां से यू टर्न लेकर वो सही समत में चल दिया। माइकलाची बाईपास से होते हुए हम बोट बेसन के इलाके से गुजरे, जहां शाम की भरपूर रौनकें मान पड़ जाने के बावजूद खासी चहल पहल नजर आ रही थी। गजरी से होकर हम डिफेंस के कल में दाखिल हुए तो सड़कों पर हर तरफ हू का आलिम तारी था। स्ट्रीट लैंप्स ने सड़कों को रोशन किया हुआ था, लेकिन रातों में महल सराओं की तरह जगमगाने वाले घरों पर एनर्जी सेवर्स की नाकाफी रोशनी डेरे टाले हुए थी। बिजली कंपनी वाले बहुत सफाक हैं, देखो घरों में कैसा अंधेरा है। अचानक सुल्तान शाह ने मुतासफाना लहजे में कहा, बिजली कंपनी का क्या कसूर है? स्विच घर वालों के हाथों में है, चाहे तो हर तरफ चरागा किए रखे, इन्हें किसने रोका है? मैंने कहा, बरसों से चोरी की खुली छूट थी, अब देखभाल और पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। बिल आता है तो लोग बुलबुलाने लगते हैं। शाम के अखबारों का कहना है कि मुतमव्विल इलाकों में ज्यादा बिजली चोरी है। गरीब चोरी करेगा तो बल्ब और पंखा चलाएगा। बड़े घरों में एयर कंडीशनर से ग्राइंडर्स तक हर चीज बिजली की खपत का एक घरेलू कारखाना है। इन बातों का वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि ड्राइवर परेशान है या सन्नाटा पड़ा हुआ है, पता तलाश करने में मुश्किल पेश आ सकती है, मैंने खुश लहजे में कहा। गाड़ी रोक कर पूछा गया तो ड्राइवर वाकई उलझन में मुब्तला था, क्योंकि वो इस इलाके से ज्यादा वाकिफ नहीं था। मेरे अम्मा पर सुल्तान शाह ने अपनी गाड़ी आगे निकाल दी। अकार्ड की रजिस्ट्रेशन बुक एक डॉक्टर के नाम पर थी, इसलिए इस पर घर का पता भी करीने से दर्ज था। मैंने वो तरतीब ज़हन में दोहराई। हम अपने मतलूब फेज में पहुंच चुके थे। सही सड़क पर पहुंच जाते तो जैली सड़क और घर तक आसानी से रसाई हो सकती थी। कुछ देर की तलाश के बाद हम आखिरकार अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचने में कामयाब हो गए। कुर्बो जवार के दूसरे मकानात के मुकाबले में इस वक्त डॉक्टर सादिक का मकान ज्यादा रोशन नजर आ रहा था। सुल्तान शाह ने अपनी गाड़ी किनारे से लगाकर इंजन बंद कर दिया। ब्रेक डाउन व्हीकल रुक गई, मगर इसका इंजन चलता रहा। तुम यहां से नहीं हिलोगे, मैंने गाड़ी से उतरते हुए सुल्तान शाह को हदायत थी। मेरे पहुंचने से पहले चौकीदार फाटक खोलकर बाहर आ चुका था। गालिबन उसे पहले से बता दिया गया था कि कुछ देर बाद करीन गाड़ी लेकर वहां आने वाली थी। चौकीदार के पीछे एक अधेड़ उम्र और तवाना आदमी इस घर से बाहर आया। इसके बदन पर सलवार कमीज मौजूद थी और चेहरा मेरे लिए अजनबी था। वो कुछ मुअज़्ज़ज़ सा आदमी था। मेरी तरफ कोई ध्यान दिए बगैर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और इस पर एक निगाह डालकर चंद सानियों तक बुरे बुरे मुंह बनाता रहा। फिर मुड़कर चौकीदार से मुखातिब हो गया, गाड़ी यहीं किनारे से लगवा लो, सुबह ये बनने के लिए जाएगी। चौकीदार को हदायत देकर वो दोबारा अंदर गायब हो गया। इसने एक बार भी मेरी तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी। मेरे लिए वो सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन साबित हुई। मेरे अंदाजे के मुताबिक बाहर आने वाला सादिक ही हो सकता था। मुझे सोबराज से मुलाकात की उम्मीद पर ओस पड़ती नजर आ रही थी। वो घर में मौजूद होता तो इखलाकी तौर पर उसे अपने मेजबान के हमरा बाहर आना चाहिए था, ताकि माजरत के दो बोल अदा करके इसके सदमे का कुछ अजाला कर सके। चौकीदार करेन वाले को गाड़ी लगाने के बारे में हदायत देकर मेरी तरफ आया। ये गाड़ी तुम लेकर आए हो? उसने तफ्तीशी लहजे में सवाल किया। मेरी तबीयत वैसे ही मकदर हो रही थी। मैंने बंदा कर कहा, क्या यहाँ तुम्हें कोई और भी नजर आ रहा है जो तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? और बरादर, गुस्सा मत करो, गुस्सा हराम है। उसने दोस्ताना अंदाज में मेरे शाने पर हल्की सी थपकी देकर कहा, यह गाड़ी उतर जाए तो तुम साहब से मिलकर जाना। तुम्हारा साहब अभी बाहर आया था तो मुझसे क्यों नहीं मिल लिया? मैंने जल कर पूछा। बड़े लोग का बड़ा नखरा होता है। वो मेरे करीब होकर समझाने वाले राजदाराना लहजे में बोला, अभी वो तुमसे घर पर मिलेगा। चौकीदार पल भर में मेरा दोस्त नहीं बन गया था। वो एक तबकाती रवैया था जिसका मुजाहिरा हर कदम पर सामने आता रहता है। अपने मालिक का वफादार और खिदमत गुजार होने के बावजूद वो ज़हनी तौर पर उससे बहुत दूर था। मौका पाते ही उसने मेरे सामने कल की बात कह डाली थी, क्योंकि वो अपने मालिक के मुकाबले में मुझे खुद से करीब तर महसूस कर रहा था। गाड़ी को अहाते की दीवार के साथ करीने से उतार कर ब्रेक डाउन व्हीकल चली गई और चौकीदार मुझे अपने साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। वो मकान काफी वसी व अरीज रकबे पर फैला हुआ था। तबाहाल अकार्ड बाहर खड़ी हुई थी। अंदर बगली पोर्च में दो चमकती हुई बेश कीमत गाड़ियां मौजूद थीं। चौकीदार ने मुझे बरामदे में पड़ी हुई बेद की एक कुर्सी पर बिठाया और खुद वापस अपने कैबिन की तरफ चला गया। मुझे वहां बैठे कई मिनट गुजर गए। अंदर से कोई आया ना मुझे बुलाया गया। मेरे आसाब पर सख्त बेचैनी सवार होने लगी। मैं खुद पर जबर किए सुकून से बैठने की अदाकारी करता रहा। मेरे ज़हन के किसी गोशे में यह ख्याल कलबला रहा था कि कोई कहीं चुप कर पूरी राजदारी से मेरा जायजा ले रहा है। अगर सोबराज इसी चार दीवारी में मौजूद था तो वो मेरे सामने आने से पहले ये इत्मीनान करना चाह रहा था कि उसे मेरी जात से कोई खतरा लाहक तो नहीं था। आसाब शिकन लम्हात आहिस्ता आहिस्ता गुजरते रहे और फिर मेरे अकब से एक हल्की मर्दाना आवाज उभरी, अंदर आ जाओ। वो आवाज सुनकर मेरे बदन में सनसनी की लहरें सरायत कर गई।
सोबराज की आवाज में हजारों आवाजों में से पहचान सकता था। मैंने किसी गैर मामूली रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किए बगैर इत्मीनान से कुर्सी छोड़ दी। मैं खड़ा होने के बाद अपने कदमों पर घूमा तो एक दरवाजा खुला हुआ था, मगर वहां कोई मुतनफ़िस नजर नहीं आ रहा था। शायद वो आड़ में हो गया था। मैं चौकीदार के साथ बरामदे में पहुंचा तो वो दरवाजा बंद था। सोबराज ने मेरी बेखबरी में वो दरवाजा कोई आवाज पैदा किए बगैर खोला था। मैं छोटे छोटे कदम लेता हुआ उस दरवाजे में दाखिल हुआ तो बहुत कुशादा और आरामदेह ड्राइंग रूम मेरे सामने था। ड्राइंग रूम की शौकत और वसअत से कहीं ज्यादा अहम बात यह थी कि एक सेहतमंद, तंदुरुस्त और कद आवर शख्स सोफे पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचाना चमक थी। उसके चेहरे पर स्याह सफेद खिचड़ी जैसी दाढ़ी थी जो यकीनी तौर पर मसनूई नहीं थी, और उसकी नाक तोते की चोंच की तरह आगे से खम खाई हुई थी। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि वो सोबराज था। इसने खुद को छुपाने के लिए रुपोशी के दिनों में दाढ़ी बढ़ा ली थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। कुछ दिनों बाद वो इसे करीने से तरशवा लेता तो वही रूप धार लेता जो हशमत के नाम से पहचाना जाता था। वीरा ने सच कहा था कि अपनी नाक की बनावट को छुपाना उसके बस से बाहर था। पहला झटका उसकी आवाज सुनकर लगा था। इस पर नजर पड़ने के बाद मेरे दिल की हालत ज़ेरो सब्र होने लगी, हाथों में खारिश होने लगी। एक रूपोश मुजरिम यकायक मेरे सामने आ चुका था और मेरी दस्तरस में था। मेरा जी चाहा कि छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ूं और अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी के खोखले नगीने में भरा हुआ जहर उसके तवाना जिस्म के रगों में उतार कर पल भर में उसे जहन्नुम वासिल कर दूं। मगर वो मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। हर किस्म की सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद और चौकन्ना नजर आ रहा था। मैंने बमुश्किल अपने वजूद में उभरने वाले तूफानी गुबार पर काबू पाया और हमवार चाल चलता हुआ उसके मुकाबिल एक सोफे पर बैठ गया। तुम्हें किसने भेजा है? सोबराज ने अपनी भारी मगर धीमी आवाज में पूछा। तुम्हारी गाड़ी लाई गई है तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए। मैंने बराह रास्त जवाब देने के बजाय हल्की सी नागवारी से कहा। वो खुद नशे में मस्त होकर गहरी नींद सो रहा होगा। तुम्हारी गाड़ी के चक्कर में उसने मेरी रात पर बात करा दी। मैंने उसे राह देने के लिए जानबूझकर बेजारी का इजहार किया था। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोला, खामोशी और गौर से मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसके लबों को जुम्बिश हुई। मैं माजर चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी रात काली हुई, मगर मेरा यह काम होना जरूरी था। उसने तुम्हें इस बारे में बता दिया होगा। वो किसी को काम के अलावा कुछ नहीं बताता। बस ये कहा था कि कोई आदमी रकम दे तो वो ले लूं, खुद से कोई बात न करूं। तुम ना कुरे देते तो मैं ये बात भी ना बताता। तुम्हें कुछ देना है या मैं वापस चलूं? मैं उससे आवाज बदल कर बात कर रहा था। वो मुझे देख रहा था और मैं उसके चेहरे पर लम्हा बलम्हा बदलते हुए तासरात का जायजा ले रहा था। आखिरी सवाल करने से पहले मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी उखड़ी उखड़ी बातों की वजह से वो मेरी जात में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। आराम से बैठो, रात खराब हो गई है तो जरा सी देर सवेर से क्या फर्क पड़ता है। मुझे क्रेन के खर्च और तुम्हारे इनाम के अलावा इसके 10,000 रुपए भी लौटाने हैं। मेरी इससे फोन पर बात जरूर हुई है, मगर मुझे उसका नाम मालूम नहीं है। इनाम का जिक्र करके उसने मुझे लालच दिया था। मैंने जरा नरम पड़ते हुए कहा, नाम नहीं जानते तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा काम हो गया। वैसे वो कोई पर्देदार आदमी नहीं है। आजकल वो शहर में ऊंची बदमाशी कर रहा है। कौन है वो? नाम बता दो उसका। वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की अदाकारी कर रहा था। शायद आजमा रहा था कि मैं अपने मालिक का कितना वफादार हूं। डैनी, मैंने चंद सानियों की खामोशी के बाद बेपरवाही से कहा, आजकल मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। जरा मेरा वक्त बिगड़ गया है। चंद महीने पहले 10-12 आदमी मेरे लिए काम करते थे। अब मैं डैनी का मुलाजिम हूं। उसने अपनी जेब से नए नोटों की 2 घड़ियां निकाल कर मुझे दिखाई और अपनी गोद में रखने के बाद बोला, 100 वाली गड्डी डैनी को पहुंचानी है। तुम चाहो तो 500 वाली पूरी गड्डी यानी 50,000 तुम्हारे हो सकते हैं। वो कैसे? मैंने नजीदेपन के साथ बेसाख्ता सवाल किया। सोबराज की आंखों की चमक तेज होगी। तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। पहले रजामंदी जाहिर करो, फिर मैं तुम्हें तरीका भी बता दूंगा। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता कि मेरी बात सुनकर तुम काम करने से इनकार कर दो और मैं मुश्किल में पड़ जाऊं।